बच्चे की बात थी। उसका कंसर्न है। बाकी गायत्री वोंट बी अवेलेबल, उसके उनके बहन का मैसेज आया था, शी वोंट बी अवेलेबल आज के लिए। हाँ वो तो मैसेज कर देती है, उनकी बहन रहती है तो वो ड्रॉप कर देती है मैसेज। ऑलराइट, कोई ज्यादा वो कंसर्न था क्योंकि उसका मोबाइल खराब है इस टाइम पे, तो वो बच्ची एंटर नहीं कर पाती है, वो क्या नाम है अपना मोबाइल नंबर वगैरह, डायरेक्ट लिंक ही देना पड़ता है बच्चे को। अच्छा मिसबा को, यस यस, उनका मोबाइल का थोड़ा इशू चल रहा है अभी। ओके 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 ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, ठीक है सर, मैं देखता हूँ अभी एक बार कॉल और कर लेता हूँ उनको, मैसेज सीन नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। We have seen all these things. We have observed what is my luteal phase, what is the corpus luteum, क्या हो रहा है यहाँ पे, how the endometrium lining is getting maintained, right? और ये मेंटेन करी इसलिए जा रही है ताकि आप यहाँ पे इम्प्लांट करा सको अपने फर्टिलाइज ओवम को। So if there is no menstruation during the pregnancy, you should know that अगर pregnancy confirm हो जाती है, then there is going to be no menstruation which will be happening. अगर कोई fertilization नहीं होता, then the corpus luteum will degenerate and along with that the complete endometrium lining भी आपकी वहां से निकल जाएगी, right? So please याद रखना ये चीज हमेशा, that absence of menstruation is an indicator of pregnancy. अगर मेंस्ट्रुएशन सडनली अगर बंद हो जाता है, देन दैट कैन बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार स्ट्रेस और कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है रीजन, बट दैट इज वन थिंग यू शुड नो कि इवन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी वन ऑफ द वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ गेटिंग कंसीव्ड, या इट्स इंडिकेटर ऑफ अ प्रेगनेंसी। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, राइट? So we have seen what is the menopause, we have seen what is the menarche, that's it, something we have seen. कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए थे। We have understood this question. I hope आप लोगों ने ये questions एक बार फिर घर जाके देखे होंगे, क्योंकि जब आपको वापस असाइन मिलेगा तो you should be able to solve all these questions again, right? Alright, so चलिए आगे बढ़ते हैं, and now we'll talk something in terms of the fertilization. So let's discuss something in terms of the fertilization कि अब आपका fertilization आपका यहाँ पे कैसे होगा, क्यों होगा, and क्या क्या उसके आपके events होंगे. So now let's discuss something like your fertilization. Now, when we discuss something like a fertilization, the first thing you have to know कि fertilization हो कहाँ पे रहा है। तो fertilization आपको बेसिकली आप लोग जानते हो, दिस विल बी, इसकी जो साइट होगी वो आपकी कौन सी होगी, कोई बताएगा मुझे कौन सी साइट होती है fertilization की? एम्पुला। राइट, एम्पुला इस्थेमस रीजन जो आपका होता है, सो यहाँ एम्पुला इस्थेमस का जो आपका जंक्शन यहाँ पे होगा, ये वो जंक्शन होगा जहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। दिस इज द साइड वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, राइट? तो यहाँ तक मेल गैमेट को आना पड़ेगा, और जब मेल गैमेट आपके यहाँ तक पहुंचते, देन यू विल फाइंड दे विल फ्यूज विद द एग, राइट? अब याद रखना, द मेल गैमेट्स, व्हेन वी डिस्कस द मेल गैमेट्स, व्हेन वी डिस्कस द स्पर्म्स, when we discuss the about the sperms, so one thing you have to know that during ejaculation, ejaculation के टाइम पे you are finding around 3 million sperms are getting released. You are finding around 3 million sperms are getting released, right? Obviously, you will find only one of them will reach towards the egg. Ultimately, जो fertilize करेगा वो एक ही करेगा, right? लेकिन इतने sperm release किए जाते हैं during the ejaculation. That's one thing you have to know, right? Now you know that the sperm will be traveling from the vagina, then cervical region, then uterus, and then towards the fallopian tube. So they have a long journey. अब आपको एक यहाँ पे इवेंट याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। सो दिस इज अ टर्म नोन एज माय कैपेसिटेशन। एक टर्म होता है आपका यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन। Now this simply means activation of sperm. This simply means activation of sperm. इसको थोड़ा हम समझते हैं कि इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है। So when we get a term like a capacitation, तो याद रखना होता क्या है, that when you see a sperm head,
when you see a sperm head, the sperm head will have the acrosome, something you know that the sperm head will be having the acrosome, something you are familiar with. So assume करते हैं यहाँ पे है आपका acrosome. You have an acrosome over here. This is the part where it will have the acrosome. Now above acrosome you have some kind of fatty deposition. So ये आपका sperm head है. It is my sperm head. And above the sperm head, there is going to be a presence of some kind of fatty deposition will be seen. So above the sperm head, there is going to be a certain amount of a fatty deposition will be seen on the head. We'll have the fatty deposition on head. So sperm head will have a presence of some amount of fatty deposition. Now this fatty deposition has to be removed. ये जो fatty deposition आपको यहाँ पे मिल जाए, इसको निकालना जरूरी है. इसको आप स्पर्म हेड से हमेशा निकालोगे. इसको निकालना जरूरी है. अगर आप इसे निकाल नहीं रहे तो आपका स्पर्म कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा एग को. सो यू हैव टू रिमूव दिस फैटी डिपोजिशन फ्रॉम द हेड. और इसको निकालने के लिए कौन आएगा? तो इसको निकालने के लिए सर्वाइकल रीजन में से आएगा सर्वाइकल म्यूकस. सो सर्वाइकल एरिया में, सो इन द फीमेल पार्ट, द सर्वाइकल रीजन will have secretion of a mucus. वहां से आपका एक secretion आ रहा होता है. We can call it as a cervical mucus. We can call it as a cervical mucus. और ये जो cervical mucus होगा, this will be the one which will come and remove the fatty deposition from the head. तो cervical mucus आएगा और आपके जो sperm के head के ऊपर जो यहाँ पे जो deposition होता है, उसको वहां से वो remove करेगा, उसको वहां पे digest करेगा. एक बार फैटी डिपोजिशन आपको वहां से निकल गया, एक बार उसको हमने वहां पे रिमूव कर दिया, देन वी से कि हमने कैपेसिटेशन यहाँ पे कर लिया. तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट दिस फैटी डिपोजिशन हैज टू बी रिमूव्ड. दिस फैटी डिपोजिशन जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट हैज टू बी रिमूव्ड. इट हैज टू बी रिमूव्ड, राइट. एंड दिस इज बीन रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द, ये करने के लिए जो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, दैट हेल्प इज कमिंग फ्रॉम योर पर्टिकुलर सर्वाइकल म्यूकस. तो सर्वाइकल म्यूकस से यहाँ पे आती है हेल्प, राइट. सो दिस सर्वाइकल म्यूकस इज गोइंग टू बी एक्चुअली हेल्पिंग टू रिमूव दिस कंटेंट, राइट. बेसिकली आई कैन राइट दिस, रिमूव दिस थिंग. जैसे उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा, आई विल से माय कैपेसिटेशन हैज टेकन प्लेस. तो अगर आपके सामने सवाल है व्हाट इज कैपेसिटेशन, आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे एज लाइक यू शुड नो दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. हाउ द स्पर्म्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड? बाय रिमूविंग द डिपोजिशन ऑन द हेड. The sperm head will have some kind of deposition. वो फैट से बनी हुई होती है, उसको निकालने को हम कहते हैं यहाँ पे कैपेसिटेशन. और वो करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस आपके यहाँ पे मदद करेगा. सो फ्रॉम द सर्विक्स दिस म्यूकस विल कम व्हिच इज ऑलरेडी देयर, और ये करेगा. एंड देन ओनली यू कैन फाइंड द स्पर्म कैन गो एंड बाइंड विद द एग. याद रखना, अगर कैपेसिटेशन नहीं होता, इफ द स्पर्म डू नॉट अंडरगो कैपेसिटेशन, देन दे कैन नॉट बाइंड विद द एग. ये कभी अपने एंजाइम रिलीज नहीं कर सकते हैं एक्रोसोम में से, और अगर वो एंजाइम रिलीज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट देम टू बाइंड टू फर्टिलाइज द एग. तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी, बट इसके ऊपर बेस पहले क्वेश्चन आ चुके हैं. तो याद रखना व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटेशन शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है. आई होप ये टर्म को लेके आप सबको कोई दिक्कत नहीं है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू. ठीक है, चलो. So that is the capacitation. अब now let's understand what happens in the fertilization. So basically आप जब fertilization की बात करते हो, you know that now the sperm will bind with the egg, right? The secondary oocyte, it will go and bind the secondary oocyte. So इसमें आप एक चीज का ध्यान रख लेना, यहाँ पे एक सिंपल चीज का ध्यान रखना कि अगर समझो मेरा secondary oocyte है, assume that this is my secondary oocyte. अगर ये मेरा secondary oocyte है यहाँ पे, इसका हम यहाँ पे न्यूक्लियस बना देते हैं, assume that this is my secondary oocyte. इसके बाहर इमीडिएट बाहर कौन सी लेयर होगी? व्हाट इज द इमीडिएट लेयर आउटसाइड द सेकेंडरी oocyte? आवाज ही नहीं है मुझे, तो बोलो वापस से, क्या हो गया आउटर लेयर? आउटर लेयर भूल गए आप लोग. व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेकेंडरी oocyte? जो से चिपके, व्हिच इज नॉन सेलुलर. ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई लेयर कौन सी होती है? जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा आपको यहाँ पे मिलेगा. It is made of my glycoprotein. That's the outermost layer. That's the outer layer of my secondary oocyte. अब इसके अलावा you will have one more layer. इसके अलावा you have कुछ यहाँ पे सेल्स लगे हुए आपको मिल जाते हैं. ये भी आपको बताया कि इसके अलावा एक और आपको लेयर मिलती है देखने के लिए. वो सेल्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं?
कोरोना रेडिएटर। वेरी गुड। ऑलराइट मिसबा, आपको इश्यू आता है क्या नॉर्मली क्लास ज्वाइन करते समय फोन के अंदर? यस। ऑलराइट, ठीक है ठीक है। So you will have the outer layer after zona pellucida that is going to be called as my corona radiata. Corona radiata. These two layers has to be remembered all the time. Right now, what will happen? The sperm will come and sperm will digest these layers, right, and will bind to the zona pellucida. So sperm आएगा यहाँ पे, the sperm is going to come and the sperm head will attach with this particular layer. So basically sperm head यहाँ पे आएगा and will attach with the initially will attach to the zona pellucida, and then उसके बाद वहाँ पे it will go towards the membrane. So now if we just draw a sperm head, so imagine this is a sperm head. The sperm head over here is going to come and initially will get itself attached with this particular zona pellucida. ये sperm head यहाँ पे आएगा और ये पहले अटैच करेगा zona pellucida के साथ. Okay. Now, as soon as the sperm head fuses with the zona pellucida, देखो याद रखना, जैसे ही sperm head यहाँ पे, as soon as your sperm head fuses with zona pellucida, fuses with zona pellucida, there's one thing you have to remember. एक चीज आपकी यहाँ पे होगी और वो चीज पता है आपके यहाँ पे क्या होगी? You will find there will be a change in the membrane of the oocyte. As soon as the sperm head fuses with the zona pellucida, what will be happening? There will be a change in the membrane. There will be a change in the membrane of the oocyte. जैसे ही आप पे फ्यूज हुआ, अब एक चीज याद रखना हमेशा यहाँ पे कि आपका सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा या एक ही स्पर्म का न्यूक्लियर फ्यूज करेगा आपके oocyte के साथ, right? So you should be very much clear over here that as soon as the sperm head fuses with the zona pellucida, what will happen? There will be certain changes in the membrane. So membrane के अंदर आपको changes होंगे. This will lead to a certain changes in the membrane. Certain changes in the membrane. Changes in membrane. Now the question is clear, ये membrane में क्या change हो रहा है आपका यहाँ पे? And when I say membrane, it's a membrane of your oocyte. ठीक है, तो उसके membrane के अंदर आपको कुछ changes होते हुए आपको यहाँ मिलेंगे. Now what kind of changes they are going to be? So basically यहाँ पे होता क्या है? You will find certain action potential यहाँ पे आपका generate होगा. या मैं कहूँगा इसको कहा जाता है even एक तरीके से that depolarization will takes place. Membrane का यहाँ पे हो जाएगा depolarization. So membrane will undergo depolarization. मेम्ब्रेन विल अंडरगो डीपोलराइजेशन. अब जैसे ही मेम्ब्रेन का यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है, ये करने का रीजन ये है टू अवॉइड अदर एंट्री ऑफ द स्पर्म. जैसे ही आपका पहला स्पर्म आके फ्यूज होता है ज़ोना पेलुसिडा के साथ, तो याद रखना यू विल एंश्योर दैट कि अब बाकी के स्पर्म आके यहाँ पे फ्यूज ना हो या बाकी के स्पर्म आके अब यहाँ पे पेनिट्रेट ना करे एग को. सो व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. आप मेम्ब्रेन को यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर दोगे. वी कॉल इट एज अ मेम्ब्रेन अंडरगोज डीपोलराइजेशन. Now when the membrane undergoes depolarization, याद रखना अब कोई दूसरा sperm यहाँ पे penetrate नहीं कर सकता. You cannot find some other sperm coming over here and penetrating the egg. तो ये जो आपको यहाँ पे changes आपको होते हुए मिल रहे थे, changes which are happening on the membrane, ये करने का reason आपका यहाँ पे होता है to avoid the polyspermy. ये सब हम यहाँ पे कर इसलिए रहे हैं to avoid polyspermy. To avoid polyspermy. ठीक है, पॉलिस्पर्मी का मतलब यहाँ पे था कि आप एक से ज्यादा स्पर्म को आप वहां पे एंटर करने नहीं दे सकते और वही अवॉइड करने के लिए यू आर डूइंग दिस चेंज इन द मेम्ब्रेन. अभी जो आपको चेंज इन द मेम्ब्रेन में बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ. इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस जहाँ पे यू एंश्योर दैट नो अदर स्पर्म, यू एंश्योर दैट कि कोई दूसरा स्पर्म आके वहां पे फ्यूज ना कर सके. ये चीज का वहां पे ध्यान रखा जाता है. ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे आएगी. सो यू एंश्योर दैट नाउ ओनली वन स्पर्म इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द एग and no other sperm is going to enter inside. So that is why you have to make some changes on the membrane. तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Now after this what you will be finding कि जैसे ही आपका sperm attach हो रहा है आपके ज़ोना पेलुसिडा के साथ, you will find there's going to be a acrosomal reaction. There's something as a acrosomal reaction. Now we'll have a look at that later. पहले हम ये देख लेते हैं. So you know that this is something we have seen. Motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter the uterus, finally reach the ampullary region of the fallopian tube. Right? Ovum is something, ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where the fertilization will takes place. Okay, ये हम already जानते हैं. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. बिल्कुल ये आपका तभी इवेंट हो सकता है जब आपके ओवम और आपके जो स्पर्म है वो simultaneously एक ही जगह पे आपके आके मिलते हैं. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. That is why
Not all copulation will lead to fertilization or pregnancy. Only few of them will lead to fertilization or pregnancy. So here, see what has been happening. The process of fusion of a sperm with ovum is called as fertilization. You can see that happening. So their sperms are getting fused over here, passing to the coronary data, फिर जाके वो fuse करेंगे. So now you can see all those layers: coronary data, under nucleus आपके यहाँ पे cytoplasm and zona pellucida. This is something you can see. So here we are looking at during fertilization, the sperms come in contact with the zona pellucida layer of the ovum, and once it comes in contact with that, now let's see what will be happening. ये आके पहले उसके साथ फ्यूज करेगा. This induces change in the membrane that blocks the entry of additional sperm. जैसे उसने वहां पे आके फ्यूज किया, there's going to be a change in the membrane, and that membrane change will avoid any kind of additional entry of the sperm. तो इस तरीके से आप अवॉइड कर रहे हो आपका यहाँ पे पॉलीस्पर्मी, आप अवॉइड कर रहे हो कि कोई दूसरा स्पर्म आके अब आपका यहाँ पे फ्यूज करे. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ once you are done with that, the secretion of acrosome helps the sperm to enter inside the cytoplasm. अब याद रखना है आपका जो acrosome था, this will have a bag, it's a bag of enzyme. अंदर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे एंजाइम्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं, राइट. तो एंजाइम्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये आपके रिलीज किए जाएंगे, आपके एंजाइम यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, और उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्रोसोमल रिएक्शन. वी कॉल इट एज अ एक्रोसोमल रिएक्शन. So, यहाँ पे अब होगा एक्रोसोमल रिएक्शन. दैट मींस ऑल द एंजाइम्स आर गेटिंग रिलीज्ड. सारे एंजाइम जो उस बैग के अंदर होते हैं आप रिलीज कर दोगे, और वो हेल्प करते हैं पेनिट्रेट करने के लिए. दे विल एक्चुअली हेल्प penetrate the sperm head into the your ovum, into the egg, into the secondary oocyte will be a right term. So the secretion of acrosome help the sperm enter inside the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida. Pellucida को break down करेगा और वो membrane को भी break down करेगा. So it is going to break down the cell membrane. It will break down the zona pellucida and then it will enter inside the egg. ठीक है, तो यहाँ पे वो ब्रेक डाउन कर रहा है. अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करके, काफी स्मॉल पिक्चर है बट वो ब्रेक डाउन करके वन ऑफ द स्पर्म हैज एंटर्ड इनसाइड द एग. ठीक है, बाकी कोई आपका एंटर नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव चेंज द मेम्ब्रेन. हमने मेम्ब्रेन के अंदर पोलैरिटी उसकी चेंज कर दी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नीदर ऑफ द स्पर्म नाउ कैन एंटर इनसाइड द मेम्ब्रेन, एंटर इनसाइड द ओवम. Now this induces the completion of meiotic division of secondary oocyte. तो जैसे मेरा sperm head enter करा, मेरा जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोसिस यहाँ पे खत्म करेगा. मियोसिस 2 मेरे यहाँ पे खत्म करेगा. मुझे बताइए ये कहाँ पे अटका हुआ था? मियोसिस 2 के कौन से स्टेज पे अटका हुआ था? मेटाफेज 2. बहुत बढ़िया. इट इज बीन अरेस्टेड इन द मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के अंदर वो यहाँ पे आपका अरेस्टेड था. जैसे ही स्पर्म आपके यहाँ पे फ्यूज करते हैं, what will happen? The meiosis will get completed, and as soon as meiosis get completed, you get two things. You get a polar nuclei and you get a ovum, right? So यहाँ पे secondary oocyte के साथ जैसे यहाँ पे फ्यूजन आपका यहाँ पे होता है, it will complete the meiosis, and meiosis करने के बाद you will get one polar body will be formed. और ये डिप्लॉइड हमें क्या मिला? तो ये डिप्लॉइड बेसिकली मिला आपको यहाँ पे फ्यूजन के बाद. मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज है, उसके बाद आपके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बना, right? That's a fertilized egg. That's a fertilized egg. तो याद रखना meiosis 2 खत्म होने के बाद भी you will get one more polar body will be received. So second meiotic division is also unequal. ये भी unequal है. अगर आपको याद हो तो पहला meiotic division भी आपके यहाँ पे unequal था. This also happens to become unequal division, right? Formation resulting in the formation of a second polar body and haploid ovum. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. And as soon as this haploid ovum, जिसे हम ओटिड भी कहते हैं, जैसे ही आपके यहाँ पे बन गया, it will fuse with the sperm. राइट तो जैसे ही आपका यहाँ पे बन जाता है तो आपको याद ये रखना है दैट यू हैव अ sperm head will have a male pronucleus. So sperm head will be having the male pronucleus. It will have the nucleus. It will have the haploid nucleus over here. It will have the haploid nucleus. जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे as a pronucleus, male pronucleus. Right, and now this male pronucleus will ultimately fuse with the haploid ovum के nucleus. So assume that this is my ovum which has been अभी बना है मेरा ovum यहाँ पे. It will also have the nucleus over here. So that is my female nucleus. That's the female pronucleus. And now you will find a fusion will happen. Now you will find a fusion will takes place. So now you will get to see the fusion will takes place. Now the fusion happens. And after fusion takes place.
एंड आफ्टर फ्यूजन व्हाट यू विल गेट टू सी, जैसे यहाँ पे आपका फ्यूजन हो जाता है, देन यू विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल. हाँ जी, you will have a formation of a diploid cell and the diploid fertilized egg is called as my zygote. This is called as a zygote. ठीक है, तो ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है. तो इस तरीके से आपके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा एंड दैट्स द zygote will be formed. And zygote will be a diploid cell. It will be a single cell which will be formed over here. Now there's one thing you have to remember and tell me. See, अगर आपको याद हो तो आपके स्पर्म के पास सेंट्रियोल्स थे. एक सेंट्रियोल तो टेल के पास था जिसे हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, और दूसरा सेंट्रियोल कहाँ पे था? मिड पीस में, मिडिल पीस में, नेक में, नेक वाले एरिया में यू हैड वन मोर सेंट्रियोल. सो नेक वाले एरिया में यू हैव दिस सेंट्रियोल. ठीक है, नेक वाले एरिया में यू वर हैविंग इन दिस नेक एरिया यू वर हैविंग द अनदर सेंट्रियोल. ठीक है, तो ये सेंट्रियोल जो है, इतनी बात याद रखना कि ये जो सेंट्रियोल आपको नेक वाले एरिया में आपको मिल रहा था, दिस सेंट्रियोल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द माइटोसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये जो सेंट्रियोल यहाँ पे होता है ना, ये जब आ रहा, जब ये फ्यूजन होगा उसके बाद हम इस सेंट्रियोल को यूज करेंगे. We will be using this centriole for the mitotic division after fertilization. तो ये बात याद रखना, ये सेंट्रियोल का रोल याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट. हमने दो सेंट्रियोल देखे थे, एक तो था नेक रीजन में जिसे हम कहते थे हमारा एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड देन वन वाज देयर इन द टेल वाले पार्ट वाज कॉल्ड एज माय डिस्टल सेंट्रियोल. आई होप ये आपको याद है. तो ये जो आपके सेंट्रियोल यहाँ पे रहेंगे, दिस सेंट्रियोल विल एक्चुअली नाउ हेल्प आफ्टर द फ्यूजन. दिस सेंट्रियोल विल हेल्प इन द माइटोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये इतना रोल याद रख लो, आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है. सो नो दैट द सेंट्रियोल इन द नेक रीजन will be used for mitosis, will be used for mitosis after fertilization. After fertilization, that means after zygote formation. क्या, तो ये बात याद रखना कि what is my centrioles have been known for. अब आपके यहाँ पे zygote बन चुका है, तो zygote is ready over here. It's a single cell structure which is in form. तो इतनी बातें आपको याद रखनी है in terms of the fertilization. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form the diploid zygote. So something we have discussed, right? इससे आपका diploid zygote आपके यहाँ पे बन जाता है. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, haploid egg, haploid sperm will give you the diploid zygote. Right? अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, that the sex of the offspring is determined by the sperm. There's something you already know, you have seen this in the lower classes. एक बार फिर सुन लो, that the sex of the baby or the sex of the offspring is being determined by the father, or I would say the sperms are going to determine the sex of the baby. Why? Because whenever you see a egg, whenever you are going to see a egg, so egg को अगर आप observe करते हो, if you observe the egg, there's one thing you should be very clear with, that every time in the female body when the ova is formed, every time in the female body whenever the ova has been formed or whenever the ovum is formed, so ovum will have, like, it will have the autosomes इसके पास होंगे, plus it will have one X chromosome. That's it. Every ovum will have only X chromosome. ओवम के पास हमेशा X क्रोमोसोम ही होते हैं. ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स मतलब बाकी के 22 क्रोमोसोम्स, और जो 23rd क्रोमोसोम होता है उसको होता है हैप्लॉइड होगा यहाँ पे. सो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, इट विल हैव ऑटोसोम्स, तो मैं सिंगल ही लिखूंगा यहाँ पे. You'll have autosomes plus you will have the X chromosome. So that is a story. So ova आपके सिर्फ एक ही टाइप के बनते हैं, having the X chromosome. But on the other hand, if you see the sperm formation, the sperm are going to be of my two types. Let's quickly make them. The sperms are going to be of my two types. So either you can have a sperm which will be having autosomes plus X, एक ये possibility है, or there can be a sperm which will be having ऑटोसोम्स प्लस Y. तो स्पर्म्स आपके दो टाइप के यहाँ पे होते हैं, इधर X और Y. So if you find the X sperm goes, and now in the male body 50% sperm are going to be X1, remaining 50% sperm are going to be the Y1. So if this sperm goes and binds, so real sperm जाके bind करता है egg के साथ, then that becomes XX, and in that case the sex of the child is going to be a female, right? In case अगर Y वाला sperm जाके fuse करता है egg के साथ, then that is going to be a male child because it becomes XY. So you should know that XY is a sex chromosome in the males and XX is a sex chromosome in the females.
सो अगर ये यहाँ पे जाके अगर फ्यूज होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका जीनोटाइप विल हैव ऑटोसोम्स प्लस XY एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन व्हिच विल गिव यू द मेल, राइट. अगर ये वाला स्पर्म जाके फ्यूज करे देन यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ऑटोसोम्स प्लस XX एंड दिस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू गिव यू द फीमेल. तो ये बात आपको यहाँ पे आ जाता है. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. सो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द मेल्स, not by the females. I think if you know that, like certain years back, several years back, even in some rural areas, it was like बोला ऐसे जाता था या कहा ऐसे जाता था कि like girl are responsible for the sex of the baby, right? And that is why आपने कई बार सुना भी होगा कि कई बार like लोगों की रीमैरिज कराई जाती थी कि because they are not having the baby boy, so they would get remarried. That is something which used to happen in the past. Nowadays you don't find that happening, but पहले हुआ करता था. But now people have to understand, or now there's a realization that it is actually the male who determine the sex of the baby, not the other way around. ठीक है. तो I hope ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है. I hope it's clear to all of you that how the sex determination in the humans is going to work, right? So it's a very simple thing. You have to understand that. So इतनी बात यहाँ पे याद रखना. और ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, I hope आपको पता चल रहा है मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अगर पता नहीं चल रहा तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे कि ऑटो अगर आप, अच्छा हमारे अंदर कितने टोटल क्रोमोसोम्स है बाय द वे, कितने क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे आपकी बॉडी के अंदर? 44 प्लस 45 हो गया? अरे नहीं 45 तो नहीं होगा. 44 प्लस है. 44 plus sex chromosomes. So yes. So basically you will have 23 pairs of chromosomes. Simple बात आपकी है, you have a 23 pairs of chromosomes. So इसमें क्या होता है? You will find the first 22 pair. First 22 pair are the one which you call them as a autosomes. So जो पहले 22 pair होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे as autosomes, right? और जो 23rd pair आपका यहाँ पे होगा, 23rd pair जो यहाँ पे होगा, 23rd pair जो यहाँ पे होता है, that is called as my allosomes. You can call them as allosomes or you can call them as a sex chromosome. Any word can be used. So either they are called as your allosomes or they can be called as the sex chromosome. So this is something you all should be familiar with. ये terms से आप वाकिफ हो जाओ क्योंकि ये terms आप वापस देखोगे जब आप पढ़ोगे अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, तो उसमें आपको ये टर्म्स आपको वापस देखने के लिए आपको मिलेंगे. सो प्लीज रिमेंबर एंड गेट यूज्ड टू दिस टर्म्स ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स. ठीक है. तो ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है एंड दैट इज हाउ द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, राइट. Now after fertilization certain more events has to take place over here. Some more events has to be has to take place before the implantation. अब हम करेंगे यहाँ पे अपना implantation. Fertilization आपका यहाँ पे हो चुका है. Now let's talk about the implantation. So after fertilization, let's see now what will be happening. अब देखते हैं हमारे यहाँ पे होगा क्या. अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान देना. This is also one of the very important part of the chapter. So once the fertilization has taken place, so now you have a single-celled zygote, right? You have a single-cell zygote आपका यहाँ पे बन चुका है. And now this zygote will undergo the mitosis. And इसके अंदर आपके cells का number आपके यहाँ पे increase होगा, right? So it will undergo mitosis. और जब आपका zygote mitosis करता है तो उस mitosis का एक नाम होता है. The division which my zygote undergoes over here, that mitosis has a name, and that division over here is called as your cleavage. That division over here is called as the cleavage. So the zygote will start undergoing the mitosis, right? Which can be also called as the cleavage, right? It's the same thing. So now you have a single celled. अब यहाँ पे अगर single cell zygote है, that will become two celled. Single cells आपके बन जाएगा और two cell यहाँ पे बन जाएगा ये. It will become two celled. Right, then two cells it will become like four celled. So similarly you will find the number of cells inside the zygote will just keep on increasing over here, right? Now these cells these single cells have a name. 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन जाएंगे, so they are just going to keep on increasing. So these cells over there are going to be called with the name, and these cells are called as my blastomere. ये जो cells हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, इन cells का नाम होता है, and these cells are called as my blastomere.
blastomere. So this should be clear to all of you that what are my blastomere. So blastomere are nothing but the cells which you find forming after the cleavage. So whatever the cells are getting formed in the zygote after the cleavage are called as my blastomere. So as I've mentioned you already that you will find the number of cells will keep on increasing over here. And you will find their number slowly start increasing. So initially you will have like 2 cell zygote that will become like your 4 cell, then it will become like 8 cell, then 16 cell, then 32 cells. So the number is going to just keep on increasing. अब जैसे ही आपका zygote will come under the condition of 8 to 16 cell stage में. So 8 to 16 cell stage is called as my morula stage. This stage is called as my morula stage. Why morula? Because it looks like a mulberry. It looks like a mulberry, and that's why it has been called as my morula stage. Now let's understand this thing very clearly that the fertilization has taken place in the ampulla isthmus region में. आपका fertilization यहाँ पे हुआ है ampulla isthmus region के अंदर, and जैसे ही fertilization हुआ वहाँ पे you will find the cleavage will start. After the zygote has been formed, the cleavage will start. Cleavage start होते हुए याद रखना, the zygote will start moving towards the uterus. क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इम्प्लांटेशन कहाँ पे करना है, यूट्रस में ही करना है. सो zygote will start dividing, और डिवाइड करते करते हुए it will start moving towards the uterus. And you should know that when you have a 8 to 16 cell stage जब आपको यहाँ पे मिलेगा, that stage over here is called as my morula stage. So this stage over here will be clearly called as the morula stage. So इतनी इंफॉर्मेशन पहले आपने यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है. अब इनका नंबर बढ़ता जाएगा, the number is going to just keep on increasing over here. After some time what will happen, the number will be like you cannot even count them. Right, so एक टाइम का उसका नंबर इतना ज्यादा हो जाता है that you cannot even count the number of cells, number of blastomere inside. So ये बस आप यहाँ से अब बढ़ता ही जाएगा. It will just keep on increasing all the time. ठीक है, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना, हेजिटेट मत करना. Don't think ज़्यादा and just ask me the question. So I'm just trying to make a blastomere with having some more number of cells. Now what you have to understand here is when you are in the, so that's a zygote with a large number of cell. Now what you find here is कि ये जो आपका structure है, when it becomes 64 cell structure, when it turns into a 64 cell structure, so जब ये आपका बनता है आपका 64 cell structure, then it has a different name. So 64 celled structure now can be called as with a different name, and the different name is called as your blastocyst. Now it is called as blastocyst. तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लास्टोसिस्ट. सो 64 सेल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली आपका होता है कि इसमें मुझे क्या अनोखा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. सो व्हेन यू ऑब्जर्व अ ब्लास्टोसिस्ट तो उसमें आपको क्या मिलेगा हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो अज्यूम दैट दिस इज माय ब्लास्टोसिस्ट, राइट, और इसकी होगी एक आउटर लेयर, इसकी बन चुकी होगी. नाउ अब तक यहाँ पे एक आपका आउटर लेयर मिल जाएगी, एंड दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज माय ट्रोपोप्लास्ट. That outer layer which you've seen surrounding the blastocyst, that outer layer will be called as my trophoblast. This is called as your trophoblast. So trophoblast is the outer layer of the blastocyst, right? That's one thing we will get to see. उसके बाद आपको सेकंड चीज यहाँ पे आपको क्या मिलेगी देखने के लिए, दैट ऑल द ब्लास्टोमियर इन द सेंटर, जितने भी सेंटर में ब्लास्टोमियर थे वो सबके सब आ जाएंगे एक कॉर्नर पे. सो व्हाट एवर द सेंटर में आपके यहाँ पे ब्लास्टोमियर थे, व्हाट एवर द ब्लास्टोमियर यू वर हैविंग इन द सेंटर, दे विल कम इन अ वन पर्टिकुलर कॉर्नर. ये सारे के सारे ब्लास्टोमियर मेरे एक कॉर्नर पे आ जाएंगे, एंड व्हेन दे कम इन द सिंगल कॉर्नर, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज माय इनर सेल मास. ICM, it is stand for my inner cell mass. Inner cell mass. याद रखना ये inner cell mass जो है ना, इसमें से ही पूरी एम्ब्रियो की बॉडी बनती है. Okay, so we'll have a inner cell mass which has been formed over here, right? And उसके अलावा you will find a fluid filled cavity. बीच में आपको यहाँ पे fluid मिल जाएगा. You will have a fluid filled cavity, and that fluid filled cavity over here, ये जो cavity आपकी होती है fluid filled cavity, that cavity over here is called as my blastocell. It's called as my blastocell.
seal. So blastocele is nothing but a fluid filled cavity. This is the fluid filled cavity. तो ये आपका इस तरीके से आपका रेडी हो चुका है. सो अगर आपके सामने टर्म आता है ब्लास्टोसिस्ट, तो यार इतना इट इज 64 और बियॉन्ड दैट 64 सेल स्टेज या उसके बियॉन्ड जो होता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. यहाँ पे यू विल फाइंड द आउटर लेयर विल बी फॉर्म्ड. दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज माय ट्रोफोब्लास्ट. वो आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सेंटर में जितने भी आपके सेल्स थे, सेंटर में जितने भी आपके ब्लास्टोमियर थे, वो सारे आपके एक कॉर्नर में आ जाते हैं. एक कॉर्नर में आने के बाद उनको हम यहाँ बोलेंगे एज अ इनर सेल मास. यू हैव टू कॉल देम एज अ इनर सेल मास. ठीक है. और जो बीच में आपको यहाँ पे जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोसिल. एंड ब्लास्टोसिल इज समथिंग व्हिच इज नथिंग बट माय फ्लूइड फिल्ड कैविटी. इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. और याद रखना 64 सेल स्टेज के आगे भी जितने भी आपके सेल ऐड होंगे वो उस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट ही बोलेंगे. राइट. अब एक बार आपका ये बन चुका है, वंस द ब्लास्टोसिस्ट हैज बीन फॉर्म्ड, अब आपको क्या मिलेगा, दिस विल गेट इटसेल्फ इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस. अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे होगी, दैट विल बी द इम्प्लांटेशन. Now the implantation will takes place, right? Now the implantation will takes place, that too in the endometrium. अब यहाँ पे होगा implantation. So now implantation can be seen. Now implantation is seen. Now the implantation can be seen, and that implantation is something which will be happening in the endometrium lining. ठीक है. तो ये जाके endometrium की लाइनिंग पे जाके अटैच होगा. Okay, this will get into attach and will get implanted over there. चलो यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो देखते हैं आगे आगे क्या लिखा हुआ है. So mitotic division starts as the zygote moves to the isthmus of the oviduct and called as a cleavage. जो मैंने आपको बताया यहाँ पे towards the uterus and forms the 2, 4, 8, 16 daughter cells called as a blastomere. जो भी आपके यहाँ पे सेल बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे यहाँ पे as a blastomere. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे ब्लास्टोमियर का नंबर आपको बढ़ रहा है. So you can see that happening over here. Okay. Then यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ था एम्प्लास्टिमस रीजन में, एंड देन होने के बाद आपका ये कैसे आपका ज़ायगोट आगे बढ़ता जाएगा और उसके अंदर आपके ब्लास्टोमियर भी आपके यहाँ पे बढ़ते जाएंगे. सो दैट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. ठीक है. और यहाँ पे जो नीचे वाली पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट्स अ पिक्चर ऑफ अ इम्प्लांटेशन. आपका यहाँ पे इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है. आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, इट इज गेटिंग इटसेल्फ अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जाके वहाँ पे वो अटैच होगा एंड विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड ओवर देयर. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइज एग, 2 सेल एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो, 8 से 16 सेल ब्लास्टोमियर को हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे एज अ मोरुला. दैट इज कॉल्ड एज माय मोरुला. ठीक है. द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस. राइट. जनरली याद रखना 64 सेल स्टेज और उसके बियॉन्ड वाले स्टेज को हम बोलते हैं दैट इन अ ट्रू सेंस वी कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट, जहां पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी. So you will get to see. So now you can see over here what has been drawn. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो. अब आप देखो यहाँ पे सारा का सारा मेरा जो सेंटर का सेल वहां पे एक कॉर्नर में आ चुका है, एंड द कॉर्नर में ये जो मेरा आ चुका है, दैट इज नथिंग बट माय ICM. ये मेरा यहाँ पे इनर सेल मास. और ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? Trophoblast, right? So outer layer over here is going to be called as my trophoblast. तो ये याद रखना बड़ा जरूरी है. हाँ जी, बताइए मिस बा, क्या सवाल है आपका, बताइए. सर जोना पेल्यूसिडा एब्सेंट और प्रेजेंट. क्या बेटा, जोना पेल्यूसिडा एब्सेंट होता है, आप ये कह रहे हो? यस सर. नहीं, वो रहेगा. जोना पेल्यूसिडा आपका यहाँ पे रहेगा. एंड जो आपका जोना पेल्यूसिडा जो आपका यहाँ पे होता है ना, वो बल्कि हेल्प करता है सही जगह पे अटैच करने के लिए. ठीक है. ये हम सीखते नहीं है, बट याद रखना जोना पेल्यूसिडा आपको यहाँ पे मिलेगा. एंड इट एक्चुअली एंश्योर्स दैट, वो ध्यान रखता है कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो सही लोकेशन पे जाके इम्प्लांट हो. इट विल एंश्योर दैट कि वो गलत जगह पे इम्प्लांट ना हो. देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि द ब्लास्टोसिस्ट माइट गेट इम्प्लांटेड इन द फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में कहीं दूसरी जगह पे जाके लग सकता है. सो द जोना पेल्यूसिडा विल बी देयर एंड इट विल हैव अ रोल इन एंश्योरिंग दैट कि ब्लास्टोसिस्ट सही जगह पे जाके इम्प्लांट हो. ठीक है. वो हम समझते नहीं है यहाँ पे डिटेल में, बट याद रखना वो आपका ये काम करने में आपकी मदद करेगा. राइट. और ऑल्सो याद रखना कि अगर कभी अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट कहीं गलत जगह पे इम्प्लांट होता है, जैसे हो सकता है दैट ब्लास्टोसिस्ट माइट इम्प्लांट इन द फैलोपियन ट्यूब, ऐसा होता है कई बार. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर इज अ टर्म नोन एज अ मिसकैरेज. आपने ये टर्म शायद कभी ना कभी सुना होगा.
is a term called as a miscarriage. सुना ही आपने term? Yes, sir. Right. Miscarriage basically means what? Na? It is basically going to be a natural abortion. Okay, it's going to be a natural abortion, or like due to some reason the baby get aborted. Okay, due to some natural reason the baby get aborted, and that can be called as a miscarriage. So basically अगर आपका implantation सही जगह पे नहीं हुआ तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा एम्ब्रियो. कुछ टाइम के बाद वो ग्रो करने के बाद वहां से डिटैच हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द मिसकैरेज. देयर इज अ लॉस ऑफ द एम्ब्रियो एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मिसकैरेज. ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इसलिए इम्प्लांटेशन सही जगह पे होना भी आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. ओके, so blastomere in the blastocysts are arranged in the outer layer of a trophoblast, something I've discussed, and the inner group of cells is attached to the trophoblast are called as my inner cell mass, something we have discussed again. This is something we have seen. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass differentiate into the embryo. So आपका जो trophoblast cell है आप यहाँ पे ये implant करेगा, it will get attached to the endometrium lining के साथ, right? So that is what you can find over here. Is getting itself attached. You can see ये जो cavity आपको यहाँ पे मिल रही है, that is called as a blastocele, which will have certain amount of liquid. और जैसे ही ये attach होता है ना endometrium के साथ, endometrium की wall उसके आसपास बन जाती है. So as soon as the blastocyst will attach itself with the endometrium will cover itself. उसे पूरा तरीके से वहां पे वो cover कर लेगा, right? After attachment, the uterine cell, मतलब uterus के जो cell होते हैं, uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. ये पूरे blastocyst को आपको यहाँ पे कवर कर लेंगे. सो आफ्टर द इम्प्लांटेशन, आफ्टर अटैचमेंट दे विल कवर देम कंप्लीटली. और तब हम कह सकते हैं इन रियल सेंस कि आपका इम्प्लांटेशन वहां पे सक्सेसफुली आपको वहां पे हो चुका है. देन वी कैन से दैट यस, इम्प्लांटेशन हैज सक्सेसफुली टेकन प्लेस. ओके, सो याद रखना, इट शुड बी हैपन वेरी थरली, दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. सो इफ आई हैव टू शो यू ओवर हियर, सो अगर यहाँ पे अगर मैं बनाऊं एंडोमेट्रियम लाइनिंग ओवर हियर, इफ दिस इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग, so you will find that your blastocyst will get itself attached over here. ये attach करने में आपकी मदद करे आपके यहाँ पे trophoblast cell, right? So this is my blastocyst which has got itself attached. After this, now let's see what will be happening. तो ये तो मेरे यहाँ पे attach हो गया अंदर. अच्छा हाँ, attachment के बाद याद रखना कि आपको inner cell mass will be in this direction. ठीक है, inner cell mass will be in this direction. So let me remove that छोटा सा जो बना के रखा हुआ है. ये आपका इस डायरेक्शन, it will be opposite to the your endometrium lining. So once this has been done, in a matter of no time, what will be seen that the uterine wall is going to develop. Uterine wall is going to develop, and uterine wall is going to cover up the complete blastomere. So uterine wall जो आपके यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा और सेल डिवीजन करेगी और उसे पूरा तरीके से आपके यहाँ पे engulf कर लेगी. The complete blastocyst will get engulfed. उसको आप पूरे तरीके से आप कवर कर लोगे, and it will be on the inner side. ये inner side पे आपका आ जाएगा. Something like this will be happening inside the embryo. आप में से किसी के घर के पास एक्वेरियम है? Anyone of you has aquarium घर पे? No one. No fish at घर पे. Okay. अगर आप फिश रखते हो ना, तो फिश में एक फिश आती है, इसका नाम होता है जेब्रा फिश. जेब्रा फिश इज द फिश जिसको आप बहुत इजीली कल्टीवेट कर सकते हो. तो कई बार रिसर्चर्स क्या करते हैं, जेब्रा फिश जब एग ले कर देते हैं उसके एग्स को निकालते हैं, and then they observe the egg under the microscope. और जब आप उन एग्स को ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि उनमें रैपिडली होता है माइटोसिस, यू कैन एक्चुअली सी वहां पे माइटोसिस होते हुए, यू कैन एक्चुअली सी कैसे माइटोसिस होके आपका एम्ब्रियो उसमें से बनता है. तो अगर आप 1 घंटे बाद आके देखोगे तो आपको फिश का आउटर स्केलेटन बना हुआ आपको मिलेगा. आप 3 घंटे बाद आके देखोगे आपको मिलेगा कि आपका छोटा सा हार्ट वहां पे बन चुका होगा. So it's a very interesting thing to see. When you see this thing happening under the microscope ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये स्टडी करना कि कैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है. आपके एक सिंगल सेल में से, ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग, आपके सिंगल सेल में से पूरी बॉडी बनाई जाती है. और जब ये पूरी बॉडी बनाई जाती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज गलत बन रही है. ऐसा नहीं होता कि हाथ नीचे है या आंख कहीं और लग गई है. एवरीथिंग इज इन सच अ गुड सिंक्रोनाइजेशन that everything is getting formed at a right place. This complete branch of biology is called as your developmental biology, जहाँ पे आप ये सीखते हो कि आपका कैसे डेवलपमेंट होता है, how does this development actually takes place, and it's very interesting to understand when you study all those things. So हम कहते हैं developmental biology. Right, so now what will be happening कि आपका यहाँ पे implantation आपके यहाँ पे हो चुका है, and after implantation what we will be seeing here that now the inner cell mass will turn into the embryo. Basically आपके inner cell mass में से आपको पूरा embryo यहाँ पे बनेगा. अब एक बार implantation हो गया, उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है,
there will be a formation of some finger like projection. एक बार implantation यहाँ पे हो गया, then there will be a formation of some finger like projection which will be coming out from the trophoblast. So these are my finger like projection. These are your finger like projection. और ये जो finger like projection यहाँ पे है, इन finger like projection का एक यहाँ पे नाम होता है, and that is called my chorionic villi. Call them as a chorionic villi. So you're going to call them as a chorionic villi. So chorionic villi are the finger-like projection which are coming from the trophoblast cell. तो याद रखना, ये टर्म याद रखना, chorionic villi are the finger-like projection जो कहाँ से आ रहे हैं? It is coming from the trophoblast cells, right? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो हमने बनाया है finger-like projection, ये क्या करेंगे फ्यूचर में, क्या बनाएंगे? तो याद रखना, chorionic villi in future will lead to the formation of a placenta. Chorionic villi in the future will lead to a formation of placenta. आपका implantation यहाँ पे हो चुका है. अब आपको इस जाइगोट को या इस एम्ब्रियो को यू हैव टू इंटीग्रेट विद द मदर्स बॉडी. इसको मदर की बॉडी के साथ आपको बिल्कुल अटैच कराना है ताकि आप मदर की बॉडी से नरिशमेंट ले सको. एंड टू मेक दैट हैपन यू हैव टू फॉर्म द प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा बनाने के लिए आपके यहाँ पे जो हेल्प आ रही है, दैट हेल्प इज कमिंग फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, राइट. वहां से आपको एक फिंगर लेग पोजीशन आपको बनते मिलेगा, एंड दैट फिंगर लेग पोजीशन इज कॉल्ड एज माय कोरोनिक विलाई, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हेल्पिंग ओवर हियर. ठीक है, तो याद रखना कोरोनिक विलाई इज अ ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लेग पोजीशन, और ये आपकी हेल्प करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? यस सर. ऑलराइट. शिखा समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके, ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation, and it leads to pregnancy. As soon as the implantation takes place, you will find that's when we say the pregnancy has been achieved. याद रखना, अगर implantation successfully हो जाता है, if the implantation takes place successfully, then there won't be a like menstruation. Something I've told you earlier as well. There won't be any menstruation. तो अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझो. जैसे ही आपका ब्लास्टोसिस्ट बना, यू नो यू हैव द आउटर लेयर, एंड आउटर लेयर इज योर ट्रोपोब्लास्ट सेल. आपके पास आउटर लेयर है, आउटर लेयर इज ट्रोपोब्लास्ट सेल. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ. सो होता क्या, ये भी एक सवाल आ चुका है बहुत पहले, दैट दिस लेट्स दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर ओवर हियर, दैट इज माय ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, राइट. इनसाइड लेट्स मेक द इनर सेल मास. ठीक है. अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होते हैं ना, दे रिलीज वन हार्मोन. ट्रोफोब्लास्ट सेल जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर नोन टू रिलीज द हार्मोन, एंड दैट हार्मोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय HCG. HCG. It stands for a human chorionic gonadotropin. That is the name of the hormone. ये हार्मोन आपका आ रहा होता है फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट सेल से, आपको ये हार्मोन आ रहा होता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे कि ये जो HCG आपका यहाँ पे हार्मोन है, ये कर क्या रहा है? So this HCG hormone maintains the corpus luteum. HCG promotes or it maintains corpus luteum. Corpus luteum. ये कॉर्पस ल्यूटियम को सर्वाइव करने में मदद करता है. ये ध्यान रखता है कि कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक ना हो, उसे जाके वो मेंटेन करेगा HCG. सो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करेगा. अब एक बात मुझे बताओ, अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा तो कौन सा हार्मोन फिर मेंटेन होगा? प्रोजेस्टेरॉन. वेरी गुड. बाकी लड़कियों को ये बात समझ आ रही है? शिखा है ना मिसबा? अगर कॉर्पस ल्यूटियम को आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो तो बेसिकली आप यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन को भी आप मेंटेन कर रहे हो. सो दैट विल एंश्योर, अगर ये मेंटेन हो रहा है, दैट मींस प्रोजेस्टेरॉन लेवल आल्सो मेंटेन्स. प्रोजेस्टेरॉन लेवल also maintains, right? वो भी आपका मेंटेन होगा. तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे मेंटेन हो रहा है तो बेसिकली इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट और विल मेंटेन द नरिशमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम. ओके, तो ये चीज याद रखना कि HCG आपका आएगा ट्रोब्लास्ट सेल में से, और इसका रूल याद रखना, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, सो अल्टीमेटली इट मेंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड. तो ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका यहाँ पे मेंटेन रहेगा, राइट. अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, पहले तो याद रखना HCG आपका आ रहा है ट्रोब्लास्ट सेल में से. नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो. पता है, आपने सुना होगा
दिस समथिंग एज अ प्रेगनेंसी किट होती है या एक प्रेगनेंसी की स्ट्रिप होती है जिसको यूज करके अ गर्ल कैन गेट टू नो whether she is pregnant or not, right? So that's called a pregnancy strip. Okay, so basically what happens in the pregnancy strip now, a girl has to urinate on that strip and then she will get to know whether she is pregnant or not. कैसे पता चलता है? याद रखना, if a girl is pregnant, if a girl has got conceived, then urine will have small amount of HCG. Okay, so ये बात रखना, a pregnant girl pregnant women shows presence of HCG in urine. So this is again something which is very important to be understood. They will ask you that in the urine which hormone can be seen during the course of pregnancy, then the answer should be your HCG. So human chorionic gonadotropin, if there is in the urine, that is an indicator of the pregnancy. So what happens now? The strip is been made in such a way, जो strip होती है, pregnancy strip होती है, वो इस तरीके से बनाई जाती है that when a girl urinates on the pregnancy strip, it will take up the HCG. अगर वहां पे होगा तो, अगर यूरिन के अंदर HCG है, then it will take up that HCG and will generate some kind of coloration. It will generate some kind of coloration, and that coloration is indicator that yes, the girl had got conceived. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है that HCG is something you will find in the girls who are pregnant. They will have a presence of this HCG in their urine. और ये कहां से आ रहा है? You know that why from where it is coming. अगर आपका ब्लास्टोसिस बन चुका है तो HCG आना कहां पे चालू हो जाएगा? from the ट्रोपोब्लास्ट सेल, राइट? तो क्या इतनी कहानी समझ आ रही है आप सबको? ये वाली स्लाइड क्लियर है? इट्स इंपॉर्टेंट स्लाइड. समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? हाँ जी, ठीक है. चलो 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 फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो चलिए हमने देख लिया. अब एक दो सवाल यहाँ पे कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले. सो नाउ यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 1. The process by which semen is released from penis into vagina is called as? The process in which by the semen is released. Option C, right? Option C, insemination is going to be the correct answer. So insemination is a process through which you will find the semen is being released in the vagina by a penis. ठीक है. Morula divides and converts into. Now raise your hand to answer this. हाथ रेस करो आंसर करने के लिए. बताइए मिसबा, सेकंड का आंसर क्या होगा? Option A. Option A, and option A is going to be a correct answer. बिल्कुल सही. Your morula divides and converts into the blastocyst. ठीक है. तनिष बता दो ब्लास्टोसिस्ट में मुझे क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा? तो 64 सेल्स उसकी आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट होती है, कने इनर सेल में होता है और जो खाली जगह होती है ब्लास्ट होती है. ठीक है. और ओके राइट, ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ना. ट्रू, वेरी गुड. दैट्स यू विल फाइंड इन द ब्लास्टोसिस्ट. हाँ जी मिसबा, बताइए क्या सवाल है आपका? बोलिए बोलिए मिसबा, बोलिए. No, sir, I'm telling the answer. अच्छा, आंसर बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ क्या होगा आंसर इसका? Option A. Right. So you will find what induces the change in the zona pellucida layer after sperm meets the ovum. That is the secretion of the acrosomes. So आपके secretion आपके यहाँ पे हो रहे हैं acrosomes के, and जिसके वजह से आपके यहाँ पे changes आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेंगे, जिसको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a acrosomal reaction. We also call it as a acrosomal reaction. Okay. Now the process of fusion of sperm and egg is called as, ये तो वैसे unmute करके बोल दो, कोई भी बोल दो. The process of sperm, a fusion of these two things has been called as what? Fertilization. Fertilization. All right. Tropoblast cell and inner cell mass are characteristics of what? जल्दी बताओ, unmute करके सब लोग. Blastocyst. Blastocyst. Right. These are the traits of the blastocyst. So this should be very much clear to you. Okay. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's move on to something else. So now let's see what are the changes we'll find happening in the uterus and after implantation. तो implantation के बाद uterus में आपको क्या changes आपको मिलेंगे देखने के लिए, उसे हम यहाँ पे समझते हैं. So see, after implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called as a chorionic villi. तो जो मैंने आपको बताया था कि आपका finger-like projection आपका आ रहा होता है from the trophoblast cells, right? जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a chorionic villi. अब आप मुझे बताइए chorionic villi हमें क्या बना के देगा? क्या बोला था मैंने आपको? क्या बना के देगा ये आपको? प्रोजेस्टेरॉन. अरे क्या प्रोजेस्टेरॉन? chorionic villi मुझे अभी यहाँ पे क्या बना के देगा? This finger-like projection.
Placenta. प्लेसेंटा, बिल्कुल सही. दिस इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्मिंग द प्लेसेंटा, राइट. ये मैं यहाँ पे अपना प्लेसेंटा बना के दिखा. सो दिस कोरोनिक विलाई इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्मिंग द प्लेसेंटा ओवर हियर. सो दिस इज नाउ समथिंग व्हिच विल बी फॉर्मिंग द प्लेसेंटा. सो कोरोनिक विलाई इज गोइंग टू फॉर्म द प्लेसेंटा. ठीक है. सो प्लेसेंटा की कहानी को थोड़ा हम समझते हैं. इट्स अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ओवर हियर. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ओके, ये यहाँ से निकालना पड़ेगा तो. ठीक है. They they are surrounded by uterine tissue and maternal blood vessel, and the chorionic villi and the uterine tissue become integrated, right? Interdigigated with each other and jointly form the placenta. So basically, जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे, they will come together and they will ultimately give you the formation of the placenta, right? Now, when we discuss placenta, there is one thing you have to understand here. यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है. So you can see over here the placenta, right? The structure over here, this one is called as, this is the placenta, right? So when you discuss placenta, तो एक चीज याद रखना, it is a connection between the fetus and the maternal tissue, right? So between the fetus and the maternal body and the maternal body, right? Or you can say the uterine wall, there's going to be a connection, and that connection over here is going to be the yes, and the maternal body के बीच में आपने यहाँ पे जो connection आप have, that connection over here is called as a placenta. Now let's understand what this placenta is going to be doing over here. So ये connect कर रहा है fetus को mother के body के साथ. Now let's understand very thoroughly what are the role of the placenta. अच्छा, anyone can raise your hand, please. Anyone please raise their hand. अपना hand raise करें. अरे मिसबाह शिखा, anyone please raise your hand. Yeah, thank you. इतना टाइम लगा तो आप लोग. Right, okay. ठीक है, got it. So here you have the placenta which has been formed. Now let's try to see what this placenta is known for. ये placenta करता क्या है? इसको मैं आप समझिए कि आपका placenta किस चीज के लिए आपके यहाँ पे जाना जाता है. So let's try to see that. So when we discuss a placenta, ना, placenta will have multiple roles. Placenta will have multiple roles. So slowly इनके role हम यहाँ पे समझते हैं. याद रखना, the connection between the fetus and the maternal body is going to be the placenta over here. अब इसके roles क्या होते हैं? So placenta is known to provide the nourishment to the baby. So when I say nourishment, please understand that means what? कि आपके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका यहाँ पे होगा, वो मदर के एंड से फीटल के एंड पे जाएगा वाया प्लेसेंटा. So all the nutrients which can be glucose molecule, protein, amino acids, everything which is a nutritive thing will move from the maternal body to the fetus via placenta. So nourishment provide करने में placenta यहाँ पे एक बहुत ही important role play करेगा. ठीक है. Second role is going to be respiration. Second role over is going to be the respiration. So second role जो यहाँ पे आता है, that is going to be the respiration. Now when we say respiration, that means what? See, the fetus requires oxygen. So oxygen transport will be happening via placenta. So that means यहाँ पे आप करोगे यहाँ पे अपना oxygen transport, तो you will find the oxygen transport will be happening via placenta. Okay, so that will be given to the baby from the mother's body, and CO2 which is formed in the fetus is being taken out. So अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे अगर हम सेंड कर रहे हैं, so अगर यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे अगर हम सेंड कर रहे हैं, we are sending the oxygen over here, right? So अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन को सेंड करते हैं, तो जो आपका CO2 रहेगा, उसको हम सेंड करेंगे फीटस से टुवर्ड्स द मदर्स बॉडी, क्योंकि मदर फीटस खुद तो ब्रीद आउट नहीं कर सकता ना, तो वहां से जो CO2 हम निकालेंगे वहां पे, दैट वी सेंड टू द मैटरनल बॉडी, और मैटरनल बॉडी से फिर उसके ब्लड के थ्रू हम लंग्स तक भेजेंगे अपने CO2 को. सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. ट्रांसपोर्ट मींस एलिमिनेशन, बॉडी के बाहर निकालने के लिए. दैट्स द सेकंड थिंग यू हैव टू डू, राइट. उसके बाद यू विल गेट टू सी दैट इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द एक्सक्रीशन एज वेल. सो कोई भी अगर मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, एनी मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म्ड इन द फीटल साइड, दैट हैज टू बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी. सो एक्सक्रीशन करने के लिए भी प्लेसेंटा यहाँ पे रोल प्ले करेगा. सो इवन दिस विल प्ले अ रोल इन द एक्सक्रीशन. It will also have a role in the excretion as well.
excretion के लिए भी placenta is going to play some kind of role. So placenta will have a role in excretion. That means what? कि अगर कोई fetal के body में अगर कोई metabolic waste बनता है, जो बनेगा, obviously बनेगा, उसको body के बाहर निकालने के लिए भी placenta will play the role, right? So these are the three major roles you have to know, and after that you will have, it's very important, endocrine role. इसके बाद इसका एक और बड़ा ही important role यहाँ पे होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे as a endocrine role. Endocrine role. अब एंडोक्राइन रोल का मतलब यहाँ पे क्या? एंडोक्राइन रोल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका प्लेसेंटा कई सारे हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज करेगा. द प्लेसेंटा इज गोइंग टू रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स, राइट? सो लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स विल बी रिलीज बाय द प्लेसेंटा, एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हार्मोन्स का काम क्या होता है, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं इट विल आल्सो हैव अ एंडोक्राइन रोल. तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा होता है हमारे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, देन यू कैन से प्लेसेंटा, because placenta is known to release large number of hormones. That's why we can say it is a temporary endocrine gland. इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? मेरी इतनी चीज क्लियर है आप सबको यहाँ पे? बोलो बेटा, कुछ बोलो. मिसबा, शिखा, बोलिए कुछ. समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? Yes, sir. मिसबा? Yes, sir. हाँ, आ रहा है ना? ठीक है. This should be clear to you now. Placenta is a structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body, right? You can see over here, right? Oxygen and nutrient transport, carbon dioxide and waste material will sent from the fetal side to the mother's body. Okay, this has been done. Now let me tell you the endocrine functioning. Let me tell you कि placenta से कौन से hormones आपके यहाँ पे आएंगे. So you will get to see. Let's try to see that. What are the hormones coming from the placenta? We talk about placenta over here. What kind of hormones we will find coming from them? Straight away. So now let's see. First of all, you have to know one of the hormone which you have just heard right now is going to be a HCG. एक बार प्लेसेंटा बन गया तो HCG से आपको प्लेसेंटा आना, HCG से योर प्लेसेंटा विल स्टार्ट डूइंग द HCG. ह्यूमन कुरानिक गोनाडोट्रोपिन जो हमने अभी देखा था वो आपका प्लेसेंटा से आने लगता है, एंड द रोल रिमेन्स द सेम. HCG is something which will maintain the endometrium, will maintain the corpus luteum, right? So that is something it has been known for. So HCG एक आपका कॉमन हार्मोन है जो आपका प्लेसेंटा से आगे आएगा, right? That's one thing. Then you will have second one, that is your human placental lactogen. That stands for my H. Just wait a minute. Next here hormones going to be human placental lactogen, HPL. HPL stand for your human placental lactogen. Human placental lactogen. Now let's try to see what this HPL is known for. ये HPL आपका करता क्या है यहाँ पे? So HPL जो human placental lactogen आपका यहाँ पे जो हुआ ना, ये this particular hormone, this helps in the development of the mammary glands. This helps in the development of the mammary gland during the pregnancy. So development of the mammary glands during pregnancy. याद रखना. Development of mammary gland during pregnancy. During pregnancy, because you know that after the pregnancy this will be required. So that's why that will be happening during the pregnancy. The development will be seen happening. तो एक ये बात आपको याद रखनी है. Then आपके यहाँ पे और भी हार्मोन के यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, that you will have something like your CRH, cortisol releasing hormone. That is called as my cortisol releasing hormone. ये आपका cortisol यहाँ पे release करने में मदद करेगा. CRH stand for the cortisol releasing hormone. So cortisol releasing
RH stand for a releasing hormone. I think इतना तो आपको पता चल ही जाएगा because you have seen the G and RH आपने देखा है. Then you can have some other roles also to be played in this. हमने HCG लिखा, CRH देख लिया. You will also have some other hormones like your progesterone, estrogen, वो भी यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे. So there's going to be a presence of a progesterone, estrogen will be released. That will also come from placenta. अब एक बार ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा से आने लगता है ना, एक बार ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा से आने लगेगा, देन आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड कि आपको कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत भी नहीं होती, वो फिर आपका छोटा होकर आपका डेथ हो जाती है उसकी, बट वो बहुत बाद में होता है. ठीक है, इनिशियली तो आपका वो रहेगा, काफी टाइम के लिए आपका वो रहेगा. सो प्रोजेस्टेरॉन आपका हो गया, एस्ट्रोजन आपका हो गया, दिस विल बी कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा. देन यू विल आल्सो हैव समथिंग लाइक अ रिलैक्सिन. दिस वन मोर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज द रिलैक्सिन. Now, relaxin hormone जो यहाँ पे होता है, this hormone is actually going to ensure that during the parturition, during the childbirth event, जब childbirth हो रहा होगा, वो टाइम पे the cervical area will get relaxed, और cervical area के जो muscles होंगे उसे relax करेगा. Now, relax करने का यहाँ पे फायदा क्या होता है? That it actually helps in the easy passing of the baby. Okay, so the cervical area में जो यहाँ पे आपको muscles मिलेंगे, the muscles will get in the cervical region, will be very relaxed, right? So that the passing of the baby can happen very smoothly. So relaxin is something which is known for that. ठीक है, so relaxin का नाम याद रखना, it relaxes the muscles of cervical region, so that the baby can pass very easily from that particular area. That is why it has been done. चलो यहाँ पे देखते हैं. So there is something you have to know. First of all, याद रखना है, you have a HCG which is known for, हम जानते हो क्या करता है. Then you have a human placental lactogen which is known to development of the mammary glands. Then you have a CRH, cortisol releasing hormone. ये जाके promote करता है cortisol के secretion को. It goes and tells the your adrenal gland to release the cortisol. Okay. Then you have a progesterone, estrogen, relaxin are also coming. Relaxin का basically काम होता है cervical area के muscles को relax करना during parturition. याद रखना, this is all happening during the parturition. ये जो आपका event आपका यहाँ पे होगा, this will be happening during parturition. This happens during parturition. तो याद रखना आप यहाँ पे. ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे ये वाली स्लाइड समझ आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? Is this clear to all of you? मिसबा, शिखा, Yes, sir. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord. Placenta connected to the embryo by umbilical cord, which helps in the transfer of substance and to and from the embryo. Right? तो अगर आपसे पूछा जाए कि what is the connection between the placenta and the embryo? That's the umbilical cord. What is the connection between the fetus and the mother's body? That is the placenta. तो ये बात याद रखना. ठीक है, प्लेसेंटा और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे अम्बाइकल कॉर्ड. ये भी आपने सुना होगा या शायद कभी देखा हो दैट व्हेन द बेबी इज बोर्न द अम्बाइकल कॉर्ड हैज टू बी कट. अम्बाइकल कॉर्ड को कट किया जाता है जब बेबी बोर्न होता है. तो ठीक है, ये वही अम्बाइकल कॉर्ड की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं. इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द एम्ब्रियो. दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा. तनिष्क, कहाँ थे आप? तनिष्क, आवाज आ रही है आपको हमारी? सर नेटवर्क इशू था. नेटवर्क इशू तनिष्क, ठीक है. तो देख लेना एक बार पीछे जाके, जब बाद में मौका मिले. वी हैव डन द प्लेसेंटा, भी हमने कवर किया, उसके हार्मोन्स हमने यहाँ पे देखे. ठीक है, एक बार देख लेना. ओके, सो प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स. देखो हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, उसे एक बार देख लो. सो प्लेसेंटा जो होता है वो कई सारे हार्मोन रिलीज करता है, right? It also works as an endocrine tissue. So let's see that. So HCG, human chorionic gonadotropin, जो मैंने आपको बताया था, इसका यही काम होता है to maintain the corpus luteum. यहाँ से आपका maintain किया जाएगा. So that is what it has been known for. और याद रखना, HCG is something जो even मिलेगा in the urine of the girl. And if you find this in the urine of the girl, then that itself means that the girl has got conceived. She has got conceived and the implantation has taken place. So ये दो points याद रखना. Then you have human placental lactogen. शिखा, क्या करता है HPL? जोर से बताना. Development of mammary glands.
And why it has been done that? क्यों करा जाता है ये? For the nourishment of the baby. Right, for the nourishment of the baby post birth of the child. Right, very true. Then there would be estrogen, progesterone, ये तो आने ही है. ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो बॉडी के में होती है ना, मदर्स बॉडी के अंदर, उससे मेंटेन करने में ये आपकी मदद करता है. Then in the later phase of the pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted. Relaxin भी आता है हार्मोन, बट वो बाद में आता है. अच्छा बताइए मिसबा, रिलैक्सिन क्या करता है? व्हाट इज दिस रिलैक्सिन इज नोन फॉर? Muscle relaxation. कौन से मसल्स को रिलैक्स कराया गई है? Cervical region. सर्वाइकल कैनाल के मसल्स को यहाँ पे रिलैक्स कराया जाएगा. एंड इसका एडवांटेज क्या होता है मिसबा बताइए? Passing out the baby. Right. So during the parturition, when the baby has to be pushed out of the body, the cervical region need to have a relaxed muscle so that the baby can pass very easily over there. And that is what relaxation is known for. It actually helps in the propulsion of the baby during the parturition. तो ये बात याद रखना, right? So HCG, HPL, relaxin are produced in the woman only during the pregnancy. याद रखना. Again, one more thing, very important point, that HCG, HPL, and relaxin are only produced during the pregnancy. That is what you have to know, right? So during the pregnancy, the level of following hormone are also increased in the several folds in the maternal blood. So pregnancy के time पे hormones, कुछ hormones का level काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine. मिसबा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. Sir, your screen and voice is not clear. अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? शिखा, तनिष्क, स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं दिख रही? दिख रही है सर. बताओ ये मैं कौन सा जानवर बना रहा हूँ यहाँ पे, बताओ, बोलो. बर्ड. वेरी गुड बेटा, स्क्रीन तो दिख रही है बच्चों को. अरे गए सब बच्चे गए. We only have now Shikha in the class. All right. मिसबा, अब दिख रही है आपको हमारी स्क्रीन यहाँ पे? Yes, sir. All right, ठीक है. So yes, during pregnancy, these are the hormones which will increase in the blood, and they collectively help in supporting the fetal growth and developmental activities of the fetus. So these hormones are essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother, and the maintenance of the pregnancy. So these hormones are going to increase in the blood. So ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है. These are the stories which you have to remember. Please remember, ये सारे hormones तो ठीक है, HPL, HCG और relaxin का काम याद रखना. What they have been known for is something should be crystal clear to you. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. So this is where your implantation plus your formation of placenta gets completed. So now if I have to ask you now, अगर मैं आपसे अगर पूछूं अभी कि अब मुझे बताइए सबसे पहले कि प्लेसेंटा बनाया कैसे जाता है, कौन बताएगा ये? हैंड रेज करके कि प्लेसेंटा बनाया कैसे जाता है. चलिए 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 बेटा, चुप नहीं रह सकते आप यहाँ पे. हाँ बोलिए मिसबा. HCG. क्या बेटा, वापस बोलना. नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि प्लेसेंटा कैसे बनता है आपका. Trophoblast release. बताओ बताओ बताओ, अच्छे से बताओ. समझो, अगर कोई पेशेंट आके पूछेगा आपसे तो आप कैसे बोलोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे उससे आप? हाउ द प्लेसेंटा इज गेटिंग फॉर्म्ड. ट्रोफोब्लास्ट तक आपकी बात सही है, और सोचो क्या होता है फिर. बताइए शिखा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? Sir, chorionic villi and uterine tissue form together the placenta. ठीक है. So you will have trophoblast cell में से आपका कोरोनिक विलाय बनेगा, which is a finger leg projection after implantation, and then it will get itself integrated with the uterine wall, uterine blood vessel के साथ ये बिल्कुल merge करके अपने आप को it will form the placenta. ठीक है. अब प्लेसेंटा आपका यहाँ पे बन चुका है. प्लेसेंटा बनने के बाद अब आपको यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे रोल बताने. तो बताइए, हैंड रेज करिए पहले और बताइए कि इनके रोल क्या हो गए प्लेसेंटा के. बताइए शिखा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा? Respiration. ठीक है, एक रोल आपने बताया यहाँ पे, मेरा यहाँ पे तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या हो रहा है रेस्पिरेशन के टाइम पे. The transport of O2 and CO2 from the fetus to the maternal body. ठीक है. सो O2 आप भेज रहे हो और CO2 आप वहां से बाहर निकाल रहे हो. ओके, ये हो गया एक रोल. मिसबा, दूसरा रोल बताइए. दूसरा रोल यहाँ पे क्या होगा? Providing the nourishment. Nourishment. So basically all the nutrients, whether it's a glucose or you have your particular Amino acid. right? So all the nourishments in terms of everything is provided to this particular baby, right? मिसबा, एक रोल बताइए.
releasing the hormones. ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे हो इट विल आल्सो हैव अ एंडोक्राइन रोल। शिखा और कुछ बताइए। Helps in excretion. राइट, इट आल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। ठीक है, ट्रू। अब मुझे आप ये बताइए यहाँ पे कि द कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज व्हाट? कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द एम्ब्रियो, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी शिखा बताइए। Umbilical cord. राइट, अम्बिकल कॉर्ड इज गोइंग टू बी द कनेक्शन। याद रखना, ये बात भूलना मत, कई बार क्वेश्चन में लोग मिस्टेक कर देते हैं। सो प्लेसेंटा और जो एम्ब्रियो होगा, प्लेसेंटा एंड द एम्ब्रियो विल हैव द कनेक्शन। Placenta and the embryo will have the connection, and that connection over here is called as the umbilical cord. That connection over here is going to be called as the umbilical cord. This umbilical cord will be removed after the birth of the child is getting removed. It has been cut down. This is your umbilical cord. Okay, now tell me, so now you have a endocrine role as well, and now you have number of hormones जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और याद आपको तब रहेगी जब से आप खुद से एक बार आप लिख लोगे। ठीक है, अब आई थिंक मैंने आपके साथ असाइनमेंट शेयर किया था, क्या आप दोनों ने असाइनमेंट किया है या नहीं किया, या स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक? बता दो बता दो। कर दिया है, अभी सेंड कर दूंगी क्लास के बाद। क्लास का अभी आपकी एक और क्लास होगी ना, रात को 8 बजे होगी ना आपकी एक और क्लास? Yes, sir. राइट, तो इसके पहले कर देना फिर। इट विल, द असाइनमेंट हैज 20 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स, नॉट इवन 20। कुछ क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। ठीक है, तो मिसबा एंड शिका दोनों असाइनमेंट सॉल्व करो और शेयर करो मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको मेरे सेकंड क्लास के बाद रात को आपके साथ आंसर की शेयर कर दूंगा, बट यू शेयर योर असाइनमेंट विद मी। एक बार आपने असाइनमेंट शेयर कर दिया, देन यू कैन स्टार्ट विद अदर असाइनमेंट एज वेल ऑफ द सेम चैप्टर। राइट, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। अब एक और बात याद रखना है यहाँ पे कि संडे को आपका होगा टेस्ट, और संडे का टेस्ट का सिलेबस आपको मालूम है, आपका पूरा 11th ग्रेड का करिकुलम आपका आएगा, है ना। सो 11th ग्रेड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब होगा। सो इट्स अ फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ 11th क्लास। तो आप मुझे बताइए, बायो के अंदर आपका सबसे अच्छा जो आपका टॉपिक जिसके ऊपर आपका हाथ है वो कौन सा है? क्या आपका वो ह्यूमन फिजियो है या प्लांट फिजियो है? बोलिए बोलिए। एनिमल फिजियो। एनिमल फिजियो, ठीक, एनिमल फिजियो आपका एक टॉपिक है। मिसबा आपका कौन सा है? Plant physio. प्लांट फिजियो, आपका प्लांट फिजियो है। ओके, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन दोस टॉपिक्स व्हिच हैज अ हाई वेटेज। दोनों का वेटेज काफी हाई होता है, एनिमल फिजियो एंड प्लांट फिजियो का। आप इनको रिवाइज कर लो। आप सारा चैप्टर तो शायद सारे चैप्टर तो आप एक साथ रिवाइज ना कर पाओ, इनको आप रिवाइज कर सकते हो। एंड रिवाइज करने के टाइम पे भी यू माइट नॉट बी एबल टू गेट अ टाइम टू सिट एंड रीड एवरीथिंग ओवर देयर, सो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, आई विल बी शेयरिंग विद यू द योर मॉड्यूल्स ऑफ प्लांट फिजियो एंड एनिमल फिजियो। आप उनमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करके यू कैन रिवाइज देम। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इन दैट, देन यू कैन रीच आउट टू मी कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, सो डू दैट जो आपको स्ट्रांगली आता है और इसका वेटेज भी अच्छा है। प्लांट फिजिक्स का भी वेटेज अच्छा होता है, एनिमल फिजिक्स का भी वेटेज अच्छा होता है। उसको पहले आप रिवाइज करो। आई वुड रिकमेंड कि उसको आप पहले रिवाइज करो सही तरीके से, उसको आप पढ़ लो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। रिवाइज करने का तो ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, राइट। सो यू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल एंड देन रीच आउट टू मी अगर कोई उसमें कंसर्न आ रहा है आपको तो। ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग विद यू द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द डे। आई विल बी शेयरिंग विद यू द मॉड्यूल फॉर दैट। सो उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब आपके सामने टेस्ट आएगा तो आपको इसमें से जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें से तो आपके क्वेश्चन बनने ही चाहिए, उसमें से आप क्वेश्चन आपके आने चाहिए सही, राइट। जो आपने नहीं पढ़ा, जिसका आप रिवीजन नहीं कर पाए, ठीक है, यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर नहीं हो रहा तो जाने दो। जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप कर लेना, जो डिफिकल्ट है वो आप छोड़ दो। लेकिन जो आपको कराया गया है, जो आप रिवाइज कर रहे हो, एटलीस्ट ट्राई टू एंश्योर दैट कि उसमें से आपके क्वेश्चन सारे सही आ जाए। ठीक है, so that is something you have to take into account. So I'll share with you the modules later on, right? अच्छा, by the way, जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, is this clear to all of you? यहाँ तक चीज आपको समझ आ रही है जो अभी तक हम कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर? Yes, sir. All right. So I hope मिसबा आपने पुराना वाला लेक्चर भी जाके देखा होगा, and if that is the case, then I think you will understand everything. ठीक है, Yes, sir. so अब मैं जो भी असाइनमेंट शेयर करूंगा इसके एक और असाइनमेंट मैं रात को शेयर करूंगा which will have like 15 to 20 questions again. So वो भी सॉल्व कर लेना। अभी वाला जो है वो करके भेजो 8 बजे के पहले, that's one thing. एंड जो दूसरा भेजूंगा वो अभी आप करके फिर बाद में कल सेंड करना, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन इन द टुडेज क्लास। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी इन दिस। इसमें जो आज हमने किया उसको लेकर कोई क्वेरी है,
या कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो बता दो मुझे। मिसबा, शिखा, यहाँ तक सब क्लियर है जो आज भी हमने किया? सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन द प्लेसेंटा, वी हैव डन द इम्प्लांटेशन, we have understood what happens after fertilization, we have seen that. हाँ जी शिखा बताइए, सॉरी मिसबा बताइए। Sir, in my school, teacher said not 64 stage called blastocyst, but 32 cell stage called. If you just go to the reference book, if you see a reference book like Truman's Biology or any other reference book, you will get to see the 64 cell stage will be called as a blastocyst. Okay, some books might refer it as a 32 cell stage as a blastocyst, but many books, if you just go out there and see them, the 64 cell stage will be called as my blastocyst. So 64 cell and above that is called as the blastocyst, right? And even in that, आपको mainly उसमें भी याद आपको ये रखना है that what the blastocyst is going to have. ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए आपको वो याद रखना है, क्योंकि क्या होगा ना बेटा, कुछ बुक्स में रेफर करेंगे कि 64 सेल के बाद को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, कुछ बुक्स हो सकती है जो बोले कि आफ्टर 32 सेल स्टेज विल कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, बट जो कॉमन चीज है दोनों के अंदर वो ये है दैट ब्लास्टोसिस्ट में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। सो यू शुड नो इट विल हैव द आउटर लेयर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट सेल एंड इट विल हैव द इनर सेल मास, और जो बीच में जो मेरे यहाँ पे स्पेस होगा दैट स्पेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोसेल। ये इतनी इंफॉर्मेशन तो आपकी कॉमन रहेगी चाहे वो कौन सी भी सेल स्टेज को आप कह रहे हो, ठीक है। सो इट विल वेरी फ्रॉम रेफरेंस बुक टू रेफरेंस बुक, बट यू शुड नो दिस, ठीक है मिसबा, पता चला? Yes, sir. ऑलराइट, ओके। सो प्लीज गो थ्रू ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव डन एंड सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करे बगैर आपका काम बनेगा नहीं, सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। एंड कोई भी अगर डाउट या कंसर्न है इवन 11 के ग्रेड के सिलेबस को लेकर, देन प्लीज रीच आउट टू मी अगर कुछ ज्यादा कंसर्न आता है तो, ओके। सो चलिए देन लेट्स रैप दिस अप, हमारा लेक्चर आज हम रैप करते हैं और विल कैच यू अगेन